सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के एडिटोरियल क्लास में। एक ऐसी एडिटोरियल क्लास जिसको मैं ट्रांसलेशन से थोड़ा सा अलग लेकर के आता हूँ, इस तरीके से डिज़ाइन करके आपके दिमाग से इंग्लिश का डर निकलता है। लैंग्वेज को पढ़ने की एक ऐसी अप्रोच है जिससे इंग्लिश का डर आपके दिमाग से निकलेगा, आप चीज़ों को कॉन्फिडेंटली फील करेंगे। बस उसी को अपने इस क्लास में करने वाले हैं, है ना। वी आर गोइंग टू टेक अप द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ टुडे। आई थिंक दिस इज द सेकंड वन, शोडाउन इन थाईलैंड। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। शुरू करेंगे अपनी क्लास को। अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना ताकि रोज आपको इन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, आप ऐसा ही कॉन्फिडेंस फील कर सके। शुरू करेंगे। कह रहे शोडाउन इन थाईलैंड। थाईलैंड में चल रहा है शोडाउन। अब ये कौन सा शो है ना। फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। कौन सा शो होता है शोडाउन। शोडाउन को समझना, आपका शो अब डाउन हो चुका है। मतलब क्या है, फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हो रहे हैं, क्लैशेज हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आमने सामने की भिड़ंत हो रही है। शोडाउन नाम का वर्ड ये बताता है आमने सामने की भिड़ंत, है ना। इसको याद ऐसा रख सकते हो, अब शो डाउन हो चुका है, अब और कुछ नहीं होगा, सिर्फ झगड़ा ही होने वाला है ना। कन्फ्रंटेशन और फेस टू फेस क्लैशेस। तो कह रहा ऐसे मुठभेड़ जो है ना, आमने सामने की भिड़ंत चल रही है थाईलैंड के अंदर। अब क्यों चल रही है, कह रहा ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी, है ना। इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, क्या हमें कहना चाह रहा है वो ज्यादा अच्छे से मालूम चलेगा। कह रहे द प्रोटेस्ट आर अनलाइकली टू डाई डाउन विदाउट अ रिवर्सल ऑफ रीसेंट एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स। कह रहे जो खास प्रोटेस्ट है ना, जिनकी हम पूरे एडिटोरियल में बात करने वाले हैं, द प्रोटेस्ट। कह रहे जो खास धरने प्रदर्शन है ये अनलाइकली हैं, ये बिल्कुल भी संभावित नहीं है, इनसे थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। किस चीज की भाई, कि ये डाई डाउन होंगे, कि ये धीरे धीरे मंदे होंगे, अपने आप ये वक्त के साथ कम हो जाएंगे, है ना। अच्छा, कैसे कम हो जाएंगे, बिना एक रिवर्सल के, बिना एक यू टर्न के, बिना एक बहाली के, और किनकी, रीसेंट हाल के एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स की, ऐसे कदमों की जो वहां की सरकार ने चलाए हैं एंटी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आप जानते हैं जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, एंटायर डेमोक्रेटिक होंगे जिसमें डेमोक्रेसी को आपने चकनाचूर किया हो। तो कह रहा है जब तक इन सारे स्टेप्स को रिवर्स नहीं किया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल भी लाइकली नहीं है कि ये अपने आप से डाई डाउन होंगे, अपने आप से खत्म होंगे। समझ गए सेंटेंस को। अब देखो डाई डाउन, बहुत लोगों की कंफ्यूजन होगी, सर ये कहां से, प्रोटेस्ट और डाई में क्या कनेक्शन है। डाई डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज का कम हो जाना। समझ रहे हो मेरी बात को। आज कोई चीज बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे कोरोना कम होगा तो कोरोना के लिए बोलोगे आप भाई कोरोना डाई डाउन हो चुका है। आज कोई रूमर है बाजार में बहुत ज्यादा, धीरे धीरे वो रूमर खत्म हो जाएगी, लोगों को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये रूमर भी डाई डाउन हो गई है। आज बीमारी से लोगों को बहुत डर लगता है, धीरे धीरे डर लगना बंद हो जाएगा, तो आप बोलोगे द फियर ऑफ द कोरोना इज डाइंग डाउन। धीरे धीरे फियर जो है कोरोना का खत्म होता जा रहा है। डाई डाउन के बहुत सारे सिनोनिम्स अपने पास, ध्यान से देखना, ये लाल वाले खासकर। डाई आउट, वेन सबसाइड आपने बहुत बार देखा होगा, वेन का मतलब भी होता है धीमे धीमे कम होना, सबसाइड मतलब कम होना। लेट अप ये नया है, डिमिनिश आपने बहुत बार देखा है, ब्लो ओवर ये भी नया है। ब्लो ओवर, लेट अप, डाई आउट, तीनों को बहुत ध्यान देना, तीनों का मतलब होता है धीमे धीमे किसी चीज का कम होना। आगे बढ़ेंगे, डाई से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, उससे पहले आपसे एक जरूरी चीज मैं आपको डिस्कस करता हूं। सब्जेक्ट आपका प्रोटेस्ट, वर्ब आपकी पिंक में आर। सब्जेक्ट और वर्ब अपना टाइम निकाल करके आपके लिए मार्क करता हूं। आपका टाइम कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती है, अगर दोनों अपने इन्वेस्ट करें तो किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करें। मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को मार्क करके बैठा हूँ ग्रीन कलर में, और सारी वर्ब्स को मार्क किया हुआ मैंने पिंक कलर में, पूरे एडिटोरियल की। अगर आपका सब्जेक्ट और मेरा सब्जेक्ट और आपकी वर्ब और मेरी वर्ब मैच खा रही है ना, तो आप समझ लेना 70% जो है ना आप सही रास्ते पे हो, आप जंग जीत चुके हो। अगर नहीं मैच खा रहा है तो समझ लेना जंग के अंदर आपने अभी शुरुआत भी नहीं की है जंग को जीतने की। तो सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ना सीखें, ठीक है। अब जो आप मेरे साथ सीखोगे ना वो आज के इस क्विज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आज आप मेरे साथ सीखोगे वो आज का आपका 4 क्वेश्चंस का क्विज है। 3 तो क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन है फिलर्स के, एक क्वेश्चन स्पॉट द एरर का है। पहले आप इसको ट्राई कर लो, भले ही आप इसको आता है नहीं आता, जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ लो, है ना। फिर आप मेरे साथ ड्यूरिंग द एडिटोरियल जो है इसको सीखोगे और लास्ट में मैं आपको लाइव करवाऊंगा।
तो आपको असेस हो जाएगा आपने क्या मेरे साथ सीखा। अच्छे लेवल का क्विज है, हल्के में मत लेना। अब आ जाओ डाई से रिलेटेड अलग फ्रेजेस पे, ठीक है ना। डाई डाउन के अलावा ये 5 फ्रेज बनते हैं डाई से, जो मुझे लगता है आप लोगों को शायद नहीं आते हों। शुरू कर लेते हैं। डाई अ डेथ, टू फेल कंप्लीटली। डाई अ डेथ, ऑल आवर प्लान्स डाइड अ डेथ, सारे के सारे हमारे प्लान्स जो हैं कंप्लीटली फेल हो गए। डाई अ डेथ, समझ गए। टू डाई फॉर, इफ समबडी हैज समथिंग टू डाई फॉर, आप उस चीज को बहुत दिल से चाहते हैं, आप उस चीज की उस आदमी से आपको जेलसी है उस चीज के लिए। जैसे मैं बोलूं शी हैज अ स्किन टू डाई फॉर, या यूं बोलूं आई यूज टू हैव अ फिजिक टू डाई फॉर। दोनों सेंटेंस का मतलब क्या है, उसकी त्वचा, उसकी स्किन ऐसी है कि कोई भी उस पर मर मिटने को तैयार है। किस पे? उसकी स्किन पे। मतलब हर लड़की को वैसी ही स्किन चाहिए। मेरे पास एक ऐसी फिजिक हुआ करती थी जो डाई फॉर थी, मतलब हर लड़के को ऐसी ही फिजिक चाहिए होती है, समझ गए ना। टू डाई फॉर का मतलब होता है एक ऐसी चीज आपके पास हो ना जिसके लिए जो ना हर आदमी आपसे चाहता हो कि मेरे पास भी वो चीज हो, ठीक है। बहुत अच्छा फ्रेज है, ध्यान देना इसको। डाई ऑफ, इसका मतलब होता है एक एक करके मरते जाना। ऑल अवर ट्रेडिशंस आर डाइंग ऑफ स्लोली, हमारे सभी ट्रेडिशंस एक एक करके मरते जा रहे हैं, समझ गए ना। डाई ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। लास्ट देखो, नेवर से डाई, इसका मतलब होता है कभी भी मत बोलो कि मैं मर जाऊंगा, मतलब नेवर लूज होप और नेवर स्टॉप होपिंग। नेवर से डाई, आप किसी को बोल दो भाई नेवर से डाई, उसका मतलब है हिम्मत मत छोड़ो, अपनी आशाओं को बनाए रखो, जरूर कुछ अच्छा होगा। नेवर से डाई। लास्ट में बचा है द डाई इज कास्ट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। ये जो डाई है ना, यहाँ पे इस डाई का डेथ से कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक्चुअल में डाइस था, ठीक है। डाइस का मतलब होता है पासा, उस पासे का इन्होंने बदल दिया डाइस का डाई। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई है इन्होंने। देखो अगर मैं यहाँ पे डाइस रख दूं ना, इसका मतलब क्या होगा, द डाइस इज कास्ट, इसका मतलब होगा पासा फेंका जा चुका है। समझ रहे हो मेरी बात खूब। द डाइस इज कास्ट वही होता है, बस डाइस का इन्होंने डाई कर रखा है, तो डाई से बनने वाली ये फ्रेज भी है। इसका मतलब क्या होगा, जो होना था वो हो गया, अब भूलो और आगे बढ़ो। इसको इंग्लिश में और बोलते हैं स्टॉप क्राइंग ऑन स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब यही है, जो दूध फैल चुका है, स्पिल हो चुका है, जमीन पे गिर चुका है, उस पर रोना बंद करो। अब जो दूध गिरना था वो गिर गया है ना, और इसका मतलब भी वही है, पासा फेंका जा चुका है, अब जिंदगी में पछताना बंद करो, जो होना था वो हो गया। तो इस तरीके से डाई से बनने वाले ये सभी खूबसूरत फ्रेजेस हैं। एक बार पढ़ लो, कहीं लिख लो, जिंदगी भर याद रहेंगे। इसी तरीके से वोकैबुलरी याद होती है। सब लोग वोकैबुलरी की डायरी बनाएंगे, जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ उसमें डालें आप, है ना। जो सेंटेंस बता रहा हूँ साथ में लिखें, वीकली या 10 दिन से उसको रिवाइज करें। आप 4-6 महीने के अंदर वोकैबुलरी का जो आपका प्रॉब्लम है पूरी तरह से खत्म कर देंगे। शुरू करें अपनी क्लास को, आ जाओ। समरी आपको दे देता हूँ। समरी ये है, थाईलैंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि थाईलैंड का जो राजा है और वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, दोनों मिलकर के ऐसे कानून लेकर के आ रहे हैं कि वहाँ की सरकार, वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहे। वो क्या है, वो इस तरीके से ऑटोक्रेटिक बिहेव करना चाह रहे हैं। वह एक ऐसी सरकार बना करके बैठे हैं जो तानाशाही है। अब स्टूडेंट वहाँ का जाग गया है ना। हमारे यहाँ भी स्टूडेंट जागता है, पर यहाँ पे स्टूडेंट को गालियां पड़ती है ना, उसको एंटी नेशनल बोल देते हैं। वहां पे स्टूडेंट ऐसा जागा है कि उसने सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया है। अब ये एडिटोरियल क्या कह रहा है, सरकार से कह रहा है आप कितना लड़ोगे इन स्टूडेंट से, ये तो मानने को तैयार नहीं है, और ये तब तक नहीं मानेंगे या तो आपको मार देंगे या सरकार गिरा देंगे। तो कह रहा आप चुपचाप शांति से जो कहते हैं ना वो कर दो, नहीं तो ये स्टूडेंट तुम्हारे सर पे सवार है। समझ गए ना। आज की टोन है थाईलैंड के राजा के लिए एक पीस ऑफ एडवाइस, थाईलैंड के प्रधानमंत्री के लिए एक छोटी सी राय। तो ये आज की टोन हो गई एडवाइसिंग या सजेस्टिंग, है ना, सरकार के लिए कि मान जाओ, नहीं मानेगा स्टूडेंट, नहीं तो तुम्हें अपने रास्ता दिखा देगा। अब शुरू करें अपनी क्लास को। एसएससी बैंक्स की स्पेशल वीडियोस आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, मैं 3 बार भेज चुका हूं, शायद फिर भी नहीं पहुंच रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है यूट्यूब की। स्पेशल वीडियोस को आप थोड़े थोड़े दिन से चेक करते रहा करो, हर वीक जो है ना दोनों वीडियो में अपडेट कर देता हूं, एक एसएससी की नहीं, एक बैंक से नहीं, है ना। तो प्रीमियम वीडियो में जाओगे तो ये एसएससी की, और प्रीमियम वीडियोस में ये बैंक की, तो नया पार्ट आपको यहाँ मिल जाया करेगा। किसी का सवाल था सर हम एसएससी वाले हैं बैंक की नहीं देख सकते क्या? अरे भाई सब देख सकते हो आप,
मैंने सिर्फ वीडियोस को अलग अलग किया है। मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा, अगर बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी के पढ़ो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंक के भी वीडियोस को आप देखें, है ना। अगर मेंबर बनना चाहते हैं, इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को प्ले करें। जैसे आप ज्वाइन बटन दबाएंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे मेंबर बनना है और क्यों बनना है, ठीक है ना। चलो आ जाओ। Kerala Thai government's decision to issue an emergency decree banning public gatherings and censoring the media demonstrates both its acknowledgement of the seriousness of the challenge it is facing in the wake of months-long street protest and its refusal to address the actual problems. सिंपल सेंटेंस है। केरल थाई गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, अच्छा डिसीजन का है इश्यू करने का एक आपातकालीन एक इमरजेंसी डिक्री को, डिक्री होता है सरकारी फैसला, डिक्री होता है कोर्ट का जो है ना ऑर्डर। तो कह रहे सरकार, जो सरकार का वहां का डिसीजन है कि इश्यू करना है एक आपातकालीन डिक्री को। अच्छा कौन सी डिक्री है जो कि बैन करने वाली है पब्लिक गैदरिंग को, लोगों के जमावड़े को। अच्छा और जो कि सेंसर करने वाली है, जो कि कांट छांट करने वाली है मीडिया के अंदर, है ना। मीडिया क्या कौन सा प्रोग्राम दिखाएगी वो सरकार बताएगी। तो कह रहे हैं जो सरकार की डिक्री है ना, ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन डिमॉन्स्ट्रेट करता है, सबको दिखाता है। अच्छा क्या दिखाता है, दोनों चीजों को। पहला तो सरकार की एक्नॉलेजमेंट को कि ये सरकार मानती है। अच्छा किसको मानती है, सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, उस चुनौती की गंभीरता को। अच्छा कौन सी चुनौती, इट इज फेसिंग, जिसको ये फेस कर रही है। अच्छा कैसे फेस कर रही है, इन द वेक ऑफ, बाद में, आफ्टर या फॉलोइंग मंथ लॉन्ग स्ट्रीट प्रोटेस्ट के, कई महीनों लंबे गलियों में धरने प्रदर्शन के। तो कह रहा है पहले तो दिखाती है इसकी एक्नॉलेजमेंट को, है ना, सरकार मान रही है कि ये प्रोटेस्ट बहुत खतरनाक है। अच्छा दूसरा क्या दिखाती है, दूसरा दिखाती है इसके रिफ्यूजल को, इसके मनाही को कि ये एड्रेस करेगी, संबोधित करेगी, हल निकालेगी, सोल्यूशन निकालेगी एक्चुअल प्रॉब्लम्स का, सही समस्याओं का। तो कई महीने प्रोटेस्ट चलने के बाद अब सरकार ने एक नया डिसीजन निकाला है थाईलैंड की, एक ऐसा डिसीजन निकाला है कि अब 4-5 से ज्यादा लोग थाईलैंड में इकट्ठा ही नहीं हो सकते और वहां की मीडिया वही प्रोग्राम दिखाएगी जो सरकार हरी झंडी देगा। तो कह रहा है ये जो डिसीजन है ना, ये दो चीजें दिखाता है। पहला तो सरकार को पता चल गया कि ये प्रोटेस्ट बड़े ही खतरनाक है। दूसरा ये भी पता चल गया है कि सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है इन प्रोटेस्ट के अंदर जो बात कही गई है उस एक्चुअल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। आई थिंक समझ गए होंगे। सारा खेल था डिसीजन की वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेट्स, इट की वर्ब है इज फेसिंग। आपको लगता होगा हल्के में लेते होगे, सर ये बोल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। सच बता रहा हूं मैं, यही सोल है। ये चार फ्रेज है ना, 4 वर्ड्स, यही पूरे सेंटेंस की सोल है। ये और ये आपको नहीं पता लगा ना, 1 साल लग जाएगा, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी क्या हो रहा है। तो ध्यान करें, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ें। बाकी की वर्ड्स देख लेते हैं। डिक्री मतलब सरकारी ऑर्डर, कोर्ट का, सरकार का कोई ऑर्डर। तो इसके लिए हम ऑर्डर, जजमेंट और रूलिंग भी लिख सकते हैं। एक और बढ़िया वर्ड है, अभी याद आया तो लिख देता हूं, एजुडिकेशन। ठीक है ना, एजुडिकेशन का मतलब भी ये होता है किसी सरकार का, किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर। बैनिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, डिग्री के लिए इसने बताया कौन सा, भाई डिग्री कौन सी डिग्री, जो कि बैन करती है पब्लिक गैदरिंग को और सेंसर करती है मीडिया को, है ना। बैनिंग और सेंसरिंग यहाँ पे 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा इन द वेक ऑफ मतलब बाद में, आफ्टर या फॉलोइंग, है ना। इन द वेक ऑफ मतलब बाद में, आफ्टर या फॉलोइंग। चलो आगे बढ़े। कर द प्रोटेस्ट फ्रॉम जुलाई बाय स्टूडेंट्स against the authoritarian government of Prime Minister Prayut Chan-o-cha have since grown into a larger political movement, raising challenges for the government and also to the monarchy, an institution that has historically been protected from public criticism by tough laissez-majesté laws। कह रहे जो प्रोटेस्ट हैं, ये जो धरने प्रदर्शन हैं, अच्छा कहाँ से, जो हो रहे हैं जुलाई से। अच्छा किन के द्वारा, बाय स्टूडेंट्स, वहां के विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। अच्छा किसके खिलाफ, अगेंस्ट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो है तानाशाह। अच्छा किसकी सरकार है, ये सरकार है प्राइम मिनिस्टर की और इसका नाम है प्रयूत चैन-ओ-चा। ठीक है ना। कह रहा है ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये हमारा सब्जेक्ट भी है, हैव सिंस ग्रोन, ये ग्रो कर चुके हैं। और किस में ग्रो कर चुके हैं, किस में बड़े हो गए हैं ये, एक लार्ज पॉलिटिकल मूवमेंट में, एक बड़ी सियासी कैंपेन के अंदर। तो ये प्रोटेस्ट छोटे मोटे प्रोटेस्ट थे, आज की डेट में वहां पे एक जो है ना पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुके हैं बहुत बड़ी। अच्छा कैसे बने हैं ये, जब ये बन रहे थे ना, साथ ही साथ ये रेज कर रहे थे उन चैलेंजेस को, उन चुनौतियों को जो है सरकार के लिए और साथ ही साथ वहां के राजा के लिए, मोनार्की के लिए।
अच्छा, मोनार्की एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐतिहासिक तौर पे अपने आप को प्रोटेक्ट फ्रॉम करके बैठी है, अपनी हिफाजत करके बैठी है लोगों के क्रिटिसिज्म से, और कैसे, इस टाइप के लॉज के जरिए जो कि बड़े टफ हैं और ले मजिस्ट्रे कहलाते हैं। अब ले मजिस्ट्रे क्या होते हैं? हुकूमत की तौहीन करोगे ना तो ऐसे लॉज जो बोलते हैं, हुकूमत की तौहीन करने पे आपको सजा मिलेगी, दोज लॉज आर कॉल्ड लेस मजिस्ट्रे, है ना। इसका सही प्रोनाउंसिएशन शायद ले मजिस्ट्रे होता है, लेस होता है, आप देख लेना, ठीक है। रिपीट कर दूं एक बार। कह रहा है ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट के द्वारा जुलाई से शुरू हुए थे इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस प्राइम मिनिस्टर की अब बन करके बड़े हो गए हैं, एक बहुत ही बड़ी सियासी मूवमेंट साथ में खड़ा करते हुए चुनौतियों को सरकार के लिए, वहाँ के राजा के लिए, जो कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठा है, वहाँ का राजा, पब्लिक के क्रिटिसिज्म से, ऐसे टफ लेस मजिस्ट्रेट लॉज के जरिए। तो राजा को आज तक कोई आंख नहीं दिखाता था क्योंकि राजा ने ऐसे लॉज बना रखे थे। अब स्टूडेंट ने राजा को नीचे गिराने के लिए ठान लिए। आज और सेंटेंस में देखने वाली चीजें, अथॉरिटेरियन, देखो सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हो, कहने की जरूरत ना पड़े। प्रोटेस्ट की वर्ब है हैव सिंस ग्रोन, दैट की वर्ब है हैज हिस्टोरिकली बीन प्रोटेक्टेड। मोनार्की होती है, चलो बाद में देखेंगे। रेजिंग देखो पहले, रेजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, ये प्रोटेस्ट जब ग्रो हुए साथ ही साथ ये रेज कर रहे थे चैलेंजेस को, ठीक है ना। दो काम साइमल्टेनियसली होते हैं तो एक काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताया जाता है। अब देखो वर्ड अथॉरिटेरियन, जिसमें अथॉरिटी हो, दैट थिंग इज कॉल्ड अथॉरिटेरियन, है ना। इसको आप डिक्टेटोरियल भी बोल सकते हो, तानाशाही, टोटलिटेरियन भी बोल सकते हो, तानाशाही, ऑटोक्रेटिक भी बोल सकते हो, तानाशाही, और टायरेनिकल भी बोल सकते हो, तानाशाही। समझ रहे हो मेरी बात को? चारों का मतलब यही है। देखो इसमें डिक्टेटर आ रहा है, इसमें ऑटोक्रेट आ रहा है, इसमें टायरेंट आ रहा है, इसमें टोटलिटेरियन आ रहा है, तो इस सबके सब तानाशाह को बताते हैं अथॉरिटेरियन के सिनोनिम है। ये वाला वर्ड खास ध्यान देना है इसका ना, टोटलिटेरियन। बहुत बार आप इस वर्ड को, टोटलिटेरियन को लोग कंफ्यूज करते हैं एक वर्ड से, टी टोटलर, वो बता देता हूं। टी है ना, LER होगा शायद। तो टी टोटलर होता है वो आदमी जो ना चाय पीता है, ना ड्रिंक करता है, ना कॉफी पीता है, समझ रहे हो ना, परहेज करने वाला आदमी होता है ना, उसको कहते हैं टी टोटलर। ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, इन दोनों को अलग अलग देखना, डिक्शनरी में देखना, आपको समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोनार्की, मैंने आर्की रूट को खबरी पे आज से 2 महीने पहले करवाया था। अब जिन लोगों ने मोनार्की मेरे साथ पढ़ी है वो तो आप समझ गए होंगे सीधे सीधे। मोनो मतलब एक, आर्क मतलब रूल, मोनार्की मतलब एक राजा का रूल कहलाता है मोनार्की, समझ गए ना। एक ही राजा होगा, वही सब कुछ देखेगा, दैट इज कॉल्ड अ मोनार्की। अब एक काम करो ठंडे दिमाग से, एंडार्की, ओटार्की, एनार्की और स्क्वायर आर्की, ये 4 वर्ड्स मैंने आपको खबरी पे तोड़ के बताए थे। कोशिश करो याद करने की, शायद एक आधा वर्ड इनमें से याद आएगा आपको। चलो, स्क्वायर आर्की, स्क्वायर का मतलब होता है फार्म। फार्म जो होता है ना, खेत, आप उसको स्क्वायर ही बोलते हो ना, स्क्वायर जैसा ही होता है वो। तो स्क्वायर का मतलब एक रूट होती है स्क्वायर इंग्लिश में, इसका मतलब होता है फार्म या खेत। स्क्वायर आर्की मतलब क्या होती है? एन आर्की, अ गवर्नमेंट या अ रूल ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना। बहुत बड़े जमींदार जो होते हैं, फार्म लैंड्स होते हैं जिनके पास बड़े बड़े, उनका अगर रूल हो, अगर उन्हीं के राज हो किसी देश में, तो वो देश कहलाएगा स्क्वायर आर्की के अंडर, ठीक है। उसी तरीके से अनार्की, एनार्की का मतलब क्या है? देयर इज नो आर्की। एन मतलब यहाँ पे बता रहा है नहीं कोई आर्की, मतलब अराजकता। अराजकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? इसके लिए अपने पास वर्ड है इंग्लिश में लॉलेसनेस, ठीक है ना। एनार्की में ए बता रहा है कोई भी आर्की नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है, लॉलेसनेस है ना, कानून है ही नहीं। ओटार्की मतलब आपका खुद का, ऑटो मतलब खुद, आर्की मतलब रूल, आपका खुद का रूल है, मतलब ये बताता है आपकी इंडिपेंडेंस को, खास करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। ऑटार्की को क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एंडार्की मतलब, एंड मतलब यहाँ पे एंड का मतलब है एक किनारा। एंडार्की के अंदर सिर्फ एक किनारे की सरकार होती है, मतलब एक ऐसी सरकार होती है जो अपना, जो कोई भी स्टेट वेट कोई नहीं होती, सिर्फ एक अकेली एक सरकार होती है जो सब कुछ देखती है, समझ रहे हो। आप इसको बोल सकते हो दूसरे वर्ड्स में, द सेंटर गवर्नमेंट, रूल ऑफ सेंटर गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स नाउ एक एंडार्की हो, एक सिरे की सरकार हो, एक छोर की, सेंटर गवर्नमेंट ही सब कुछ चलाती हो, स्टेट वेट के पास कुछ ज्यादा होना, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 वर्ड्स बनते हैं आर्की के ऊपर। अच्छे वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे करवाए थे, ये तो अच्छे वाले वर्ड्स हैं जो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। खबरी पे सब कुछ करवाया हुआ है, जाकर के फॉलो करें, आपकी वोकैबुलरी शानदार हो जाएगी। कह रहे मिस्टर प्रयूथ हु कैप्चर्ड पावर इन 2014 थ्रू अ मिलिट्री कू वन अ डिस्प्यूटेड इलेक्शन लास्ट ईयर। कह रहे जो प्रयूथ है ना, ये प्रयूथ चैन ओचा, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी है वहां के,
कह रहा है जिन्होंने कैप्चर किया था पावर को 2014 में एक मिलिट्री तख्ता पलट के जरिए, कू के जरिए, है ना। कह रहे इन साहब ने वन जीता एक डिस्प्यूटेड इलेक्शन को पिछले साल। तो एक ऐसा इलेक्शन इन्होंने जीता पिछले साल जो कि बड़ा डिस्प्यूटेड है, लोगों को लगता है ये रिग्ड था, इसमें बड़ी धांधलियां हुई हैं। समझ गए सेंटेंस को। तो प्रयुक्त की वर्ब है वन। अब इस वर्ड पे आ जाओ कू, इसमें पी कहाँ गया? अब मैं इसको कू बोल रहा हूं, इसमें पी तो है ही नहीं, इसमें पी होता ही नहीं है ना, मतलब बोलने में नहीं आता। आपको ये कूप लगता होगा देखने में, पर इंग्लिश में इसको बोला जाता है कू। कू का मतलब होता है तख्ता पलट या रिवोल्यूशन। अब देखो इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है कूप, इसमें पी लगा होगा पीछे और इसके बाद में ई भी होगा और पी बोलते भी हैं। इसका मतलब होता है रेलवे में फर्स्ट क्लास के अंदर दो लोगों का बैठने का एक छोटा सा कैबिन, है ना। ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, इसमें ई आता है, इसमें पी प्रोनाउंस होता है कूप, है ना। ये रेलवे में फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता है जिसमें सिर्फ दो लोग होते हैं, ठीक है ना, कूप। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा बैक्ड बाय द किंग ही हैज टाइटन्ड हिज ग्रिप ऑन पावर एंड क्रैक डाउन ऑन डिसेंट। कह रहा है जो बैक होते हुए किंग से पूरा सपोर्ट लेते हुए उसने टाइट कर दिया है अपनी ग्रिप को, पकड़ को पावर के ऊपर, और क्रैक डाउन कर दिया है, बुरे से कुचल दिया है डिसेंट को, जो भी डिसएग्रीमेंट, जो भी सरकार के खिलाफ रोष आ रहा है उसको। समझ गए। तो इस प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को किंग की पूरी शय है और उसने सारी पावर जो है ना उस पर ग्रिप करके डिसेंट को क्रैक डाउन करने की कोशिश की है। सेंटेंस में देखने वाली चीज डिसेंट वर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल, सरकार के प्रति गुस्सा डिसेंट कहलाता है। क्रैक डाउन करना मतलब क्रश करना, कब करना, रिस्ट्रेन करना, बाय फोर्स कुचलना, है ना, किसी चीज को कुचलने को कहते हैं क्रैक डाउन करना। अच्छा, अब ये बैक्ड बाय द किंग है ना, यहां पे मैं आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, पास्ट पार्टिसिपल का। एक काम करें आप, इस सेंटेंस के अंदर मुझे बता दें इन चारों में से मैं क्या लगाऊंगा। ये बताएगा पास्ट पार्टिसिपल, ये बताएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये बताएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, ये बताएगा परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव। ये मैंने आपको पार्टिसिपल की वीडियो में करवाया था, थोड़ा अच्छे से रिपीट कर लेते हैं। चारों में से आप क्या लगाएंगे, ये एसएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ। चलो पहले डिस्ट्रॉइंग लगा के देखते हैं, है ना, लगा दो यहां पे। डिस्ट्रॉइंग इन द फ्लड्स द हाउसेस आर बीइंग रिपेयर्ड। इसका मतलब तो ये है हाउसेस को रिपेयर किया जा रहा है, और इसका मतलब क्या है, फ्लड में डिस्ट्रॉय करते हुए बाढ़ के अंदर घरों को रिपेयर किया जा रहा है। मतलब पहले तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बाढ़ ला करके, फिर उनको रिपेयर किया जा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा। बाढ़ ने डिस्ट्रॉय किया है, उसके बाद इनको रिपेयर किया जा रहा है। समझ रहे हो ना कहने का मतलब क्या है। तो डिस्ट्रॉइंग का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय करते हुए, ऐसा नहीं है डिस्ट्रॉय किया नहीं जा रहा। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको मैं रेड कर देता हूं ताकि हमें पता लगे ये हमारा आंसर नहीं है। अब देखो दूसरा, हैविंग डिस्ट्रॉयड, इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। एक काम के होने के बाद दूसरा काम हो, है ना। अब इसको मैं यहां रखता हूं, हैविंग डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड्स द हाउसेस आर बीइंग रिपेयर्ड। फ्लड्स में डिस्ट्रॉय करने के बाद घरों को रिपेयर किया जा रहा है। मतलब पहले तो घरों ने फ्लड्स में किसी चीज को डिस्ट्रॉय किया, इन घरों ने किसी चीज को डिस्ट्रॉय किया, है ना, और फिर इन घरों को रिपेयर किया जा रहा है ना। भाई घरों ने किसी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, घर खुद डिस्ट्रॉय हुए हैं। यहां पे हैविंग डिस्ट्रॉयड जो है ना, काम करने के बारे की बताता है, काम होने वाले की नहीं बताता। मतलब ये भी गलत है। समझ गए मेरी बात को। हैविंग डिस्ट्रॉयड का मतलब होगा इन घरों ने किसी को डिस्ट्रॉय किया, जो कि एक गलत बात है। अच्छा अब तीसरा देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तीसरा देखो, हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड, इसको मैं उठा करके यहां रखता हूं। अब इसका मतलब देखते हैं क्या होगा। हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय हो चुकने के बाद। अब देखो बीन डिस्ट्रॉयड क्या बता रहा है, पैसिव फॉर्म बता रहा है इसकी। डिस्ट्रॉय हो चुकने के बाद बाढ़ के अंदर घरों को रिपेयर किया जा रहा है। अब यहां पे डिस्ट्रॉय कौन हुआ है, घर ही हुए हैं, और रिपेयर किसको किया जा रहा है, घरों को किया जा रहा है। समझ गए ना मेरी बात को। घरों ने किसी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, घर खुद डिस्ट्रॉय हुए हैं बाढ़ के अंदर, अब इनको रिपेयर किया जा रहा है। तो हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड जो है ना, ये आपकी करेक्ट चॉइस है। अब कंफ्यूजन होगी सर ये डिस्ट्रॉयड अगर यहां रख दे तो उसका क्या मतलब होगा। अब ये भी देख लो, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, है ना। परफेक्ट नहीं है, इसमें हैव वेव नहीं आएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल बताता है। डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड्स द हाउसेज आर बीइंग रिपेयर्ड, इसका मतलब है वो घर जो डिस्ट्रॉय हुए फ्लड्स में उनको रिपेयर किया जा रहा है।
इसके अंदर और इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आप टेंस का डिफरेंस डाल रहे हो, समझ रहे हो ना। आप बोलते हो आई केम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली, और आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली। पहले में आप बोल रहे हो मैं दिल्ली से आ गया, पास इंडेफिनिट टेंस लगा के, और यहां बोल रहे हो मैं दिल्ली से आ चुका हूं, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा के। तो इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में जो डिफरेंस होता है ना, वही इन दोनों में है। दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, सिर्फ एक में आप इस बात पे जोर डाल रहे हो कि ये काम हो चुका है, दूसरे में वो बात आप सीधे सीधे कह रहे हो कि ये काम हो गया है। मैं दिल्ली से आ गया और मैं दिल्ली से आ चुका हूं, दोनों सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है। दूसरा वाला तब यूज किया जाता है जब आपसे कोई ऐसा सवाल करे कब आओगे दिल्ली से, तो आप बोलोगे भाई मैं आ चुका हूं। और ये कब दिखाया जाता है, जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो भाई मैं आ गया दिल्ली से। तो यहां पे भी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रॉयड एक ही बात कहेंगे। डिस्ट्रॉयड बताएगा इसकी अवस्था को, बाढ़ में फ्लड में डिस्ट्रॉय हुए घरों को रिपेयर किया जा रहा है, और ये बताएगा इस टेंस को, वो घरों को जो बाढ़ में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनके डिस्ट्रॉय हो चुकने के बाद उन घरों को रिपेयर किया जा रहा है। तो समझ गए ना, ये था अपना आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट पास्ट पार्टिसिपल का। बिन का बीच में काम होता है, अगर घरों के ऊपर कुछ काम हुआ है, घरों को डिस्ट्रॉय किया गया है, तो बीच में बिन आएगा। अगर घरों ने किसी को डिस्ट्रॉय किया है तो आप कुछ भी लगा दो, है ना, डिस्ट्रॉइंग लगा दो या डिस्ट्रॉय लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दो सेंटेंस हो रहे हैं, आप इनको भी कर सकते हो इसी तरीके से। ईटन फूड आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। खाना देखो, फूड यहाँ पे ईट किया गया है, हमने एक फूड को खाया है, और इसका मतलब क्या निकल गया, खाए जाने भी फूड को मैं बाहर निकला वॉक के लिए, मतलब फूड ने मुझे खाया है। ईटन फूड यूं समझ लो, आप ऐसा कह रहा हूं मैं फूड से खाए चुकने के बाद मैं बाहर गया वॉक के लिए। भाई पहले तो फूड था, उसने मुझे खाया, फिर मैं खड़ा हुआ और बाहर निकल गया वॉक के लिए, ऐसा नहीं है। तो मैं बोलूंगा, ऐसा लिखूंगा, हैविंग ईटन फूड, खाना खा चुकने के बाद मैं बाहर निकला एक वॉक के लिए। दूसरा देखो, हैविंग फायर्ड फ्रॉम द जॉब शी इज डिप्रेस्ड। जॉब से फायर होने के बाद, निकल जाने के बाद वो बड़ी डिप्रेस्ड है ना। अब यहां पे हैविंग फायर्ड का मतलब क्या है, फायर करने के बाद। भाई नौकरी से उसने 4 लोगों को फायर कर दिया है फ्रॉम द जॉब, अब इसने बताया भी नहीं किसको फायर किया है ना। मान लो यहां लिख देता हैविंग फायर्ड हर असिस्टेंट, हैविंग फायर हर असिस्टेंट फ्रॉम द जॉब शी इज डिप्रेस्ड। तो ये सेंटेंस सही हो जाता, भाई इसने अपनी असिस्टेंट को फायर किया है नौकरी से, इसलिए ये डिप्रेस्ड है ना, उसको फायर करने के बाद। पर हम कहना चाह रहे हैं कि वो खुद फायर हुई है। अगर वो खुद फायर हुई है ना, तो ये हैविंग फायर्ड गलत है, मैं लिखूंगा हैविंग बिन फायर्ड फ्रॉम द जॉब शी इज डिप्रेस्ड। समझ गए ना, अगर बिन निकाल दूं तो मतलब किसी को फायर कर दिया उसने जॉब से, इसलिए वो डिप्रेस है। अगर बिन लगा दूं तो मतलब क्या है, खुद वो नौकरी से निकल गई इसलिए डिप्रेस्ड है। तो इस तरीके से पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल चलते हैं। आज के क्विज के अंदर यही इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है बहुत लड़कों को समझ ही नहीं आता है ना, वो बस ऐसे ही रट्टा मार के चले जाते हैं कि बिन लगाना है कि नहीं लगाना। नहीं लगा होता तो लगा आते हैं, लगा होता तो निकाल आते हैं। कह रहे हैं इन 2017 अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सॉ डेमोक्रेसी बीइंग इरोडेड फर्दर। कह रहे 2017 में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन ने देखा डेमोक्रेसी को, गणतंत्र को और आगे जंग लगते हुए, इरोड होते हुए, खत्म होते हुए, है ना। इरोड होने का मतलब होता है जैसे जंग लग के चीजें खत्म होती है ना, वैसे किसी चीज का खत्म हो जाना। तो 2017 में लोगों ने देखा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो आया है पूरी तरह से गणतंत्र को इरोड कर रहा है। कह रहे दिस ग्रेजुअल इरोजन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स along with outbreak of COVID-19 and its related economic wars triggered the protest। कह रहे धीमे धीमे जो इरोजन था, खत्म होने का काम था पॉलिटिकल राइट्स का, है ना, इनके राजनीतिक हकों का, साथ ही साथ किसके, कोविड-19 के आउटब्रेक के और इससे आने वाले आर्थिक परेशानियों के। कह रहे इन सब तीनों चीजों ने ना ट्रिगर कर दिया प्रोटेस्ट को, इन सारे के सारे धरने प्रदर्शनों को। समझ गए मेरी बात को। तो धीमे धीमे जो पॉलिटिकल राइट्स खत्म किए गए हैं, ग्रेजुअली इरोजन हुआ है, और जो कोविड-19 आया इसकी वजह से लोगों ने आज प्रोटेस्ट वहां पे कर रहे हैं। अलोंग विद लगने के कारण इकोनॉमिक वॉर जो है आपका सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। अलोंग विद, एज वेल एज, विद, है ना, इन एडिशन टू, ये सब प्रेपोजिशन सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनाती हैं किसी भी नाउन को। तो आपका सब्जेक्ट जो है सही में इरोजन है। इरोजन का मतलब होता है क्रोजन और डिटोरेशन, दोनों का मतलब होता है जंग लग के किसी चीज का खत्म होना। ट्रिगर मतलब भड़काना, उकसाना, कोज, इनसाइड, प्रोवोक, है ना, इंस्टिगेट, सबके सब ट्रिगर के सिनोनिम है। कह रहे द प्रोटेस्टर्स हैव अर्नड द सपोर्ट ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इन प्रोटेस्टर्स ने कमा लिया है सपोर्ट को समाज के कई वर्गों के। तो अब खाली स्टूडेंट्स नहीं है, कई दूसरे जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो भी स्टूडेंट्स के साथ आज की डेट में खड़े हैं।
कह रहे दे नाउ कॉल फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, a new constitution that guarantees democratic rights and want the powers of monarchy clipped। अब ये स्टूडेंट्स को चाहिए क्या, कह रहे ये अब आह्वान करते हैं, कॉल फॉर करते हैं, डिमांड करते हैं, दे नाउ कॉल फॉर प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का, और किसका, एक सही और निष्पक्ष इलेक्शंस का, और किसका, एक नए संविधान का। कौन सा संविधान, जो गारंटी देता है उनके जनतांत्रिक अधिकारों की, डेमोक्रेटिक राइट्स की। और कह रहे यही स्टूडेंट्स इन तीनों चीजों को कॉल फॉर करने के बाद अब वांट करते हैं, चाहते हैं कि जो पावर्स है ना मोनार्की की, राजा की, वो क्लिप हो जाएं, काट छाट करके छोटी हो जाए। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इस राजा की पंख को काटेंगे, इसकी पावर्स को क्लिप करेंगे, और ये तीनों चीजें ला करके रहेंगे अपने देश के अंदर। अब ये क्लिप वर्ड को देख लेना, क्लिप का मतलब होता है काटना, छाटना, ट्रिम करना, कट करना, एज अ वर्ब, है ना। आपने एक फ्रेज भी सुना होगा, क्लिप द विंग्स ऑफ, किसी के विंग्स को काट देना, मतलब किसी के उड़ान भरने की ताकत को, आगे बढ़ने की ताकत को छोटा कर देना। जैसे मैं बोलूं, द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू क्लिप द विंग्स ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिशियंस बाय बैनिंग द इलेक्शंस। कह रहे कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रहा है कि क्लिप कर दे विंग्स को, काट छांट कर दे पंखों की शक्तियों को, कम कर दे स्टूडेंट पॉलिटिशियंस की, बैन करके इलेक्शंस को। तो क्लिप द विंग करते हैं तो आप उस आदमी की ताकतों को छोटा कर देते हैं, जैसे स्टूडेंट पॉलिटिशियंस की ताकतों को किया जा रहा है। ठीक है ना, याद रखें इस फ्रेज को। कह रहा द प्रोटेस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्री कम्स अ डे आफ्टर प्रोटेस्टर्स रेज द थ्री फिंगर सैल्यूट, अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम द हंगर गेम ट्रायोलॉजी एट द रॉयल मोटरकेट। कह रहे जो डिक्लेरेशन आया ना, जो ऐलान आया है इमरजेंसी का, इमरजेंसी की डिक्री का, है ना। कह रहे ये आता है 3 दिनों के बाद, और किन 3 दिनों के बाद, जब प्रोटेस्टर्स ने रेज कर दिया इस सैल्यूट को, है ना, 3 फिंगर सैल्यूट। अब इसका मतलब क्या है, एक खास टाइप का ये फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, 3 फिंगर सैल्यूट ये कर रहे हैं। कह रहे ये एक सिंबल है रेजिस्टेंस का, जिसको लिया गया इस मूवी से, इस फिल्म से, हंगर गेम ट्रायोलॉजी, है ना। इस पे किताब भी बेस्ड और मूवी भी है, बहुत बढ़िया बुक जो है, मूवीज है। कह रहे जहां से इन्होंने इसको उठाया है, और कहां पे उठाया है, एक रॉयल मोटरकेड में, एक रॉयल मोटर्स की व्हीकल्स के कॉन्वॉय में, काफिले के अंदर। तो इन्होंने रॉयल मोटरकेड किया, बहुत सारे व्हीकल्स लेकर के आए स्टूडेंट्स, वहां पे इन्होंने 3 फिंगर सैल्यूट किया। इससे सरकार डर गई और फटाफट सरकार ने ये इमरजेंसी डिक्री लगा दी कि कोई भी 4-5 से ज्यादा हमें सड़क पे नहीं मिलने चाहिए। ये हंगर गेम ट्रायोलॉजी अच्छी मूवी है, देखना, 3 पार्ट है इसमें, ट्रायोलॉजी मतलब 3 पार्ट्स हैं, बुक भी है इनकी। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है अभी सारे सेंटेंस। मोटरकेड देख लेना, हथियार जो है, मोटर्स का काफिला, मोटर कॉन्वॉय इज कॉल्ड मोटरकेड। कह रहे अंडर द न्यू रूल्स द अथॉरिटीज हैव बैंड द गैदरिंग ऑफ 5 or more people and restricted the publication of news that could create fear। कह रहे नए रूल्स के अंडर में अथॉरिटीज ने बैन कर दिया है इकट्ठा होने को 5 या 5 से ज्यादा लोगों की, और इन्हीं अथॉरिटीज ने रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया है, रोक भी दिया है पब्लिकेशन को ऐसी किसी खबर के जो कि डर पैदा कर सकती है। तो ऐसा इन्होंने बहाना लेकर के दोनों रूल्स जो है ना, इस रूल के अंदर दोनों चीजों को बैन कर दिया है। सिंपल सेंटेंस है, अथॉरिटी की वर्ब है हैव बैंड, और रेस्ट्रिक्टेड दैट की वर्ब है कुड क्रिएट। कह रहे दे कैन ऑल्सो प्रोहिबिट पीपल फ्रॉम एंटरिंग एनी एरिया दे डेजिग्नेट। कह रहे वो साथ ही साथ प्रोहिबिट कर सकते हैं लोगों को एंटर करने से किसी भी एरिया में जो कि डेजिग्नेट वो लोग करते हैं। सरकार ने बोल दिया ये वाला एरिया जो है आज हम डेजिग्नेट कर रहे हैं, आज के बाद इस एरिया के अंदर एक भी आदमी एंटर नहीं करेगा, समझ गए ना। सड़क के बीचों बीच में सरकार ने बोल दिया ये एरिया के अंदर आप नहीं आओगे। तो कह रहा ऐसा काम भी वो कर सकते हैं, किसी भी एरिया में लोगों को घुसने से रोक सकते हैं। कह रहा क्लियरली द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड इटसेल्फ स्वीपिंग पावर्स एंड वांट्स टू क्रैक डाउन ऑन द प्रोटेस्ट। कह रहे साफ साफ जो सरकार है ना, इसने ग्रांट कर दिया, दे दिया है किसको, खुद को, इटसेल्फ, और क्या दे दिया है, स्वीपिंग पावर्स को, ऐसी पावर्स जो अंधाधुंध है ना, ऐसी पावर्स जिनका कोई भी दायरा नहीं है। कह रहे साफ साफ सरकार ने खुद को ऐसी पावर्स दे दी है, और साफ साफ सरकार जो है ना चाहती है, वांट्स, कि वो क्रैक डाउन करे, कुचल डाले प्रोटेस्ट को, इन धरने प्रदर्शनों को। तो सरकार यही कर रही है, अपने आप को इतनी पावर्स दे रही है ऐसे रूल बना करके कि इन धरनों को, प्रोटेस्ट को खत्म करके ही मानेगी। इटसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाते हैं
तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। सरकार के लिए इटसेल्फ आया, मोहन होता तो हिमसेल्फ आता, शीला होती तो हरसेल्फ आता, हम और तुम होते तो देमसेल्फ आता। समझ गए ना? तो यहां पे क्या लिखना चाहिए? सरकार ने ग्रांट किया है इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद को ग्रांट किया है ऐसी पावर्स को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को माइंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं ना, पूरा सेंटेंस बिगड़ जाएगा। यहां से उठा के यहां रख दूंगा ना, सेंटेंस पूरा बिगड़ जाएगा। स्वीपिंग वो होती है जिसमें सब चीजें शामिल हो, कोई दायरा ना हो उसका, है ना। ब्रॉड बोल दो, एग्जॉस्टिव बोल दो, ऑल एनकम्पासिंग बोल दो। जैसे सिटीजन्स वोटेड फॉर स्वीपिंग रिफॉर्म्स, सिटीजन्स ने वोट किया ऐसे रिफॉर्म्स के लिए जो ऑल एनकम्पासिंग है। मतलब ऐसा नहीं है थोड़े से रिफॉर्म चाहिए, इसमें दे दो उसमें दे दो, हमें तो स्वीपिंग रिफॉर्म दो, सारे रिफॉर्म दे दो शुरू से लास्ट तक। वैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस वर गिवन स्वीपिंग पावर्स टू सर्च होम्स, सिक्योरिटी फोर्सेस को दी गई थी ऐसी पावर्स जिसमें सब कुछ आ गया, है ना। एनकम्पासिंग पावर दी गई थी बिना दायरे की, कि घरों में जाके आप सर्च कर सकते हो। तो दिन का वक्त है, रात का वक्त है, 10 लोग हैं घर में, 3 लोग घर में है, लेडीज अकेली है कि साथ में कोई है या नहीं, उनके पास ऐसी पावर्स हैं कि घर में जाएं और जाकर के सर्च करें। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वीपिंग वर्ड को देखें, जनरली नेगेटिव तरीके से यूज होता है ना। कह रहे बट दिस कुड हैव द अपोजिट इंपैक्ट, कह रहे लेकिन ये जो सरकार काम कर रही है उल्टे सीधे, इसका कुड हैव हो सकता है ऑपोजिट इफेक्ट, दूसरा खराब भी जो है ना उनका इंपैक्ट। तो इनका खराब तरीके का इंपैक्ट भी हो सकता है। कुड यहां पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बता रहा है, हैव यहां पे पोजीशन को बता रहा है, इसका पास्ट टेंस से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। कह रहे दैट द स्टूडेंट्स कंटिन्यूड देयर एजुटेशन डिस्पाइट गवर्नमेंट प्रेशर एंड हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इवन द मोनार्की शोज देयर रिजॉल्व। दैट ये बात की, अच्छा कौन सी बात? कि जो स्टूडेंट्स है ना उन्होंने कंटिन्यू किया अपने एजुटेशन को, अपने प्रोटेस्ट को, बावजूद सरकारी प्रेशर के, और स्टूडेंट्स ने शुरू कर दिया क्वेश्चन करना यहां तक कि राजा को, मोनार्की को। कह रहे ये बात की, अब इसकी वर्ब आई है शोज, ये बात जो है ना शो करती है उनके रिजॉल्व को, उनके संकल्प को, उनकी डिटर्मिनेशन को। समझ गए मेरी बात को? तो स्टूडेंट्स जो हैं सरकार के प्रेशर के खिलाफ जो हैं एजिटेशन कर रहे हैं और उस राजा से सवाल पूछ रहे हैं जिससे किसी ने कभी नहीं पूछा। कह रहे ये बात उनके रिजॉल्व को बताती है, कितने वो डिटरमाइंड है आज की डेट में। स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, उसका ऑब्जेक्ट बन के स्टार्ट है, एंड है, फिनिश है, कंसीडर है, अवॉइड है ना, जानते हो ना आप। ये सब वर्ब्स अपने बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है। यहाँ पे स्टार्ट के बाद टू क्वेश्चन हम लिख ही नहीं सकते, क्वेश्चनिंग ही आएगा, है ना। अच्छा रिजॉल्व वर्ड आप देख लेना, संकल्प बोलते हैं, डिटर्मिनेशन आपका इरादा, इज कॉल्ड योर रिजॉल्व। कर द थाई मोनार्की विच लॉस्ट एब्सोल्यूट पावर्स इन 1932 रेवोल्यूशन continued to maintain its high influence in the government and god-like status in society। करे जो थाई मोनार्की है, थाईलैंड का राजा है, जिसने लूज कर दिया अपनी एब्सोल्यूट पावर्स को, अपनी टोटल पावर्स को, है ना। कब? 1932 के रिवोल्यूशन में, क्रांति में। कह रहा है ये जो थाई मोनार्की है ना, कंटिन्यूड, इसने जारी रखा कि ये मेंटेन करके रखे अपने बहुत ही हाई इन्फ्लुएंस को, बहुत ही बड़े प्रभाव को, इफेक्ट को गवर्नमेंट के अंदर, और अपने भगवान जैसे दर्जे को, गॉड लाइक स्टेटस को सोसाइटी के अंदर। तो थाई मोनार्की वैसे तो आज के डेट में सरकार नहीं चलाती, सरकार प्राइम मिनिस्टर चलाता है, लेकिन होता सब वहां के राजा के हिसाब से ये, भले ही 1932 में उसकी पावर्स को उससे ले लिया गया हो। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है, रिपीट नहीं करूंगा। कह रहे नाउ द प्रोटेस्टर्स आर ओपनली चैलेंजिंग द पावर्स ऑफ किंग वाजिरोलंकोरन, है ना, who ascended the throne in 2016 after the death of his father भूमिबोल अदुल्यादेश। कह रहे अब जो प्रोटेस्टर्स हैं वो खुले तौर पे चैलेंज कर रहे हैं, ये धरना देने वाले लोग खुले तौर पे दिखा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं पावर्स को, ताकतों को, इस किंग की जिसका नाम है अजीब सा। कह रहे जो कि असेंड करके गया, जो कि जा बैठा तख्ते पे, थ्रोन पे 2016 में, जब डेथ हो गई इसके पिता की जिसका नाम था भूमिबोल अदुल्या तेज। तो कह रहे आज की डेट में ये प्रोटेस्टर्स इसकी पावर्स को भी चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, इसके सामने चैलेंज डाल रहे हैं। असेंड करना मतलब क्लाइम टू अ हायर पोजीशन। अगर आप पहाड़ पे चढ़ गए तब भी आप असेंड कर गए, अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर गए तब भी आप असेंड कर गए। ये आदमी थ्रोन पे चढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं है तख्ते पे जाकर के उसके ऊपर जो है मतलब जो है चढ़ गया उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है तख्ते पे जाके बैठ गया, है ना। पहले ये राजकुमार हुआ करता था, बाद में खुद राजा हो गया, तो जिंदगी में आगे बढ़ा, इसलिए इसने असेंड किया।
तो असेंड को इस तरह से यूज करते हैं, इसके बाद में टू ना लगाएं, असेंड के बाद में सीधे सीधे उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है असेंडेड द थ्रोन। कर द न्यू किंग हु इज मोस्टली इन यूरोप एंड मिस्टर प्रयूथ हु हैव बिकम सिंबल्स ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस एंड ऑपरेशन फॉर द प्रोटेस्टर्स हु हैव डिसमिस्ड द इमरजेंसी डिक्री saying the movement has gone past the point of no return and in turn setting the stage for a showdown with the police। ये सेंटेंस सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है आपकी पूरी की पूरी इस आर्टिकल का, ध्यान से पढ़ना। कह नया राजा, कौन वाला? ये वाला, ये जिसका अजीब सा नाम था ना, वजिरोलंकम। कह रहे जो नया राजा है जो ज्यादातर यूरोप में रहता है, कभी थाईलैंड में आता ही नहीं है ना, और जो ये प्रयूथ है जो वहां का धांधली से बना हुआ प्राइम मिनिस्टर है। कह रहे ये दोनों आदमी जो है ना, एक तो राजा और ये प्राइम मिनिस्टर, ये बन चुके हैं एक निशान, सिंबल, एक तो एक्स्ट्रावेजेंस का, फिजूल खर्ची का, और दूसरा ऑपरेशन का, लोगों को कुचले जाने का, है ना। ऑपरेशन मतलब लोगों के ऊपर जो अपनी बातों को थोपना। तो कह रहा इन दोनों चीजों का सिंबल बन गए हैं राजा और प्रधानमंत्री। और किसके लिए? प्रोटेस्टर्स के लिए। कौन से प्रोटेस्टर्स हैं? जिन्होंने डिसमिस कर दिया है इस इमरजेंसी डिग्री को, जिन्होंने बोला है कि ये तुम्हारा ऑर्डर हम नहीं मानेंगे। और जो ये कैसे डिसमिस किया उन्होंने? ऐसा कहते हुए कि हमारी जो मूवमेंट है अब वो जा चुकी है पार, पास्ट है ना, पार, उस पॉइंट के जो है नो रिटर्न का। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से चीजें फिर से सही हो सकती हैं। ये प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं हम तो वहां पहुंच गए हैं जहां से इस प्रोटेस्ट को कुचला जा ही नहीं सकता, अब तो इससे करवा के ही मानेंगे, हम वहां पहुंच चुके हैं। कह रहा है ये करें ऐसा कहते हुए, और उसी वक्त इन टर्न, सब्सिक्वेंटली, इन टर्न मतलब उसी के बाद सेट करते हुए स्टेज को, सेट करते हुए उस प्लेटफॉर्म को जो कि एक क्लैश का है, शोडाउन का है पुलिस के साथ। समझ गए सेंटेंस को? इतना तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। ये दोनों आदमी फिजूल खर्ची और ऑपरेशन का सिंबल बन चुके हैं। ये प्रोटेस्टर्स का कहना है, ये वो प्रोटेस्टर्स जिन्होंने इमरजेंसी डिग्री को मना कर दिया मानने से, ऐसा कहते हुए कि हमारी मूवमेंट में अब पीछे आने के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं। और ये कहते हुए उन्होंने सेट भी कर दिया है उस स्टेज को कि एक शोडाउन होगा पुलिस के साथ। आज की डेट में पुलिस और थाई पुलिस और थाई स्टूडेंट के बीच में बहुत बुरे से मारपीट हो रही है ना। समझ गए होंगे सेंटेंस को। बाकी सब्जेक्ट वर्ब मिला रहे हो तो सिंपल है, मूवमेंट की वर्ब है हैज गॉन, द न्यू किंग की वर्ब है, और प्रत्युष की वर्ब है हैव बिकम, हु की वर्ब है इज। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन 1976 द पुलिस एंड द राइट विंग ठग्स मैसेकर्ड प्रोटेस्टर्स इन थामसेट यूनिवर्सिटी बैंकॉक। कह रहे 1976 में पुलिस और राइट विंग के जो ठग्स हैं, राइट विंग क्या होता है आप जानते हैं, अपने देश में राइट विंग बोला जाता है बीजेपी को। तो कह रहा राइट विंग वाले जो ठग थे, वहां पे राइट विंग वाले जो गलत लोग थे, 1976 में उन्होंने मैसेकर कर दिया, मार दिया धरना देने वालों को इस यूनिवर्सिटी में जो बैंकॉक में थी। मैसेकर मतलब होता है मास मर्डर्स, है ना, एक लाइन में लगा करके मारना, मार काट करना, दैट इज कॉल्ड बुचरिंग, स्लॉटर और मास मर्डर, मैसेकर्स। राइट विंग्स को ठग्स बोला जाता है दुनिया में। आजकल राइट विंग बहुत आगे आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन यही राइट विंग है जो हिटलर और मुसोलिनी जैसे देश से ना जो नेता थे जो राइट विंग को चलाते थे। राइट विंग का मतलब यही होता है ऑपरेशन करो आप मेजोरिटी का नहीं माइनॉरिटी का। कह रहा मिस्टर प्रत्युष एंड हिज जनरल शुड आस्क देमसेल्व्स वेदर दे शुड टेक मैटर्स टू सच अ डेंजरस टर्न और रीच आउट टू द प्रोटेस्टर्स सीकिंग अ सोल्यूशन टू द क्राइसिस। कह रहे प्रत्युष साहब उसके जनरल्स हैं, उनको पूछना चाहिए अपने आप को, हाँ कि ना, उनको लेना चाहिए मैटर्स को एक ऐसे डेंजरस टर्न तक, एक ऐसे खतरनाक मोड़ तक, या तो वो ये करें या फिर रीच आउट करें, अप्रोच करें प्रोटेस्टर्स को, सीख करते हुए, ढूंढते हुए, कोशिश करते हुए पाने की एक सोल्यूशन की इस क्राइसिस के। तो प्रत्युष और जनरल को उसके ना ये सोचना पड़ेगा, अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, क्या इतना आगे तक ले जाने को तैयार है मैटर्स को डेंजरस टर्न तक, कि स्टूडेंट्स इतना बड़ा कुछ कर दें कि उनको भी मार दें, है ना, प्रत्युष को, उसके जनरल्स को, उनकी फैमिलीज को, ऐसा ही होता है। तो कह रहे वो तैयार हैं क्या इतना आगे तक जाने के लिए? तो या तो वो ये काम कर लें या फिर वो अप्रोच करें स्टूडेंट्स को, प्रोटेस्टर्स को, और उनसे इस क्राइसिस का सोल्यूशन मांगे, इस क्राइसिस को हल करने की कोशिश करें। आई थिंक सिंपल था, कहानी की जैसा ही है ना, कोई नॉवल आप पढ़ रहे हो, मूवी देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, वैसा ही है। अब फटाफट से अब आ जाओ अपनी क्विज को सॉल्व करते हैं। जब तक मैं क्विज खोलूं एक शेयर दे देना वीडियो को, आपके शेयर और लाइक से, पता नहीं यूट्यूब की एल्गोरिथम ऐसी है, आप जितना लाइक देते हो ना, ये एल्गोरिथम यही कहती है कि आप जितने लाइक दोगे उतने लोगों तक मैं इस वीडियो को पहुंचाऊंगी। मुझे नहीं पता कैसे काम करती है, बस आप लाइक दे दिया करो। आ जाओ चारों क्वेश्चन करते हैं।
देर इज नो टर्निंग बैक, द डाई इज कास्ट। पहले वाला लास्ट वाला ही करेंगे ना, देर इज नो टर्निंग बैक नाउ, द डाई इज कास्ट। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब कोई भी मुड़ करके जाने का रास्ता नहीं है, पासा फेंका जा चुका है। गलती क्या है इसमें? गलती ये है डाई इज कास्ट, वो कास्ट वर्ब थी, ये कास्ट आपकी जाति है, CASTE, ये क्या होती है? मैं ब्राह्मण हूं, वो बनिया है, ये राजपूत है, ये हरिजन है ना। तो कास्ट जो है ना वो वाली कास्ट ना लगा दें, यहाँ पे CAST वाली कास्ट लगाएं जो कि एक वर्ब है। कास्ट का मतलब होता है फेंकना। तो यहाँ पे मैंने इस इडियम के अंदर एरर की हुई थी। अब ये तीनों वर्ड्स देखेंगे, तीनों सेंटेंस। हैविंग या हैविंग बीन स्टडीड द लॉ, गांधी जी लेफ्ट फॉर इंडिया टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल। लॉ को पढ़ने के बाद गांधी जी ने इंडिया के लिए निकल गए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए। लॉ किसने पढ़ा? गांधी जी ने। क्या लॉ ने गांधी को पढ़ा? नहीं, गांधी ने लॉ को पढ़ा। अगर गांधी जी ने लॉ को पढ़ा तो लॉ ने गांधी को नहीं पढ़ा, तो हैविंग बीन का कोई काम नहीं है। अब देखो, हैविंग स्टडीड का मतलब क्या होगा? स्टडी कर चुकने के बाद लॉ को गांधी जी ने इंडिया के लिए निकल गए, ठीक है ना। अगर यहाँ बिन लगाते तो इसका मतलब क्या होता? लॉ ने गांधी जी को स्टडी कर दिया, जब लॉ ने गांधी जी को पूरा पढ़ दिया उसके बाद गांधी जी इंडिया के लिए निकल गए। भाई लॉ तूने मुझे पढ़ लिया है, अब तू फ्री हो गया, मैं भी फ्री हूं, मैं इंडिया जाता हूं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, गांधी ने लॉ पढ़ा था, लॉ ने गांधी को नहीं पढ़ा था। अगला देखो, अंडरमाइनिंग, हैवी अंडरमाइंड या हैविंग बीन अंडरमाइंड द लॉकडाउन लॉज, सेवरल पीपल वर वेंडरिंग द स्ट्रीट्स। अंडरमाइन करते हुए या अंडरमाइन करने के बाद, कमजोर बनाने के बाद बहुत सारे जो है ना लोग सड़कों पे वेंडर कर रहे थे, है ना। मतलब लॉकडाउन के जो लॉज थे उनको कमजोर बनाते हुए या बनाने के बाद कई सारे लोग सड़कों पे घूम रहे थे। अब ये बता दो, लॉ ने लोगों को कमजोर बनाया या कमजोर बनाया लोगों ने लॉ को? भाई लोगों ने लॉ को कमजोर बनाया, तो यहां पे हैविंग बीन का कोई काम नहीं है। अगर बिन लगा दूंगा तो मतलब क्या है? इन लॉज ने लोगों को कमजोर बनाया, ऐसा नहीं है लोगों ने लॉ को कमजोर बनाया। तो यहां पे लगेगा हैविंग अंडरमाइंड। तो हैविंग अंडरमाइंड द लॉकडाउन लॉज, सेवरल पीपल वर वेंडरिंग द स्ट्रीट्स। अब यहां पे हैविंग अंडरमाइंड की जगह अंडरमाइनिंग भी आ सकता है। ये क्या बताएगा? ये काम जो है ना साइमल्टेनियसली चल रहा था। अंडरमाइन करते हुए लोग सड़कों पे आ गए, ये बताएगा अंडरमाइनिंग। और अंडरमाइन करने के बाद लोग सड़कों पे आ गए, ये बताएगा हैविंग अंडरमाइंड। समझ गए मेरी बात को? तो दोनों ही अपने अपने हिसाब से अलग अलग टेंस में बता रहे हैं। अंडरमाइनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, हैविंग अंडरमाइंड किसी काम के हो चुकने के बाद दूसरा काम हो रहा है। बिन वाला यहां पे गलत है क्योंकि लॉज ने लोगों को अंडरमाइन नहीं किया, लोगों ने लॉज को अंडरमाइन किया। तीसरा देखो, हैविंग बीन या हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, द पुअर हैव डिसाइडेड टू स्टूड अप टू द टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। अपने राइट्स से डिप्राइव हो जाने के बाद, अपने अधिकारों से वंचित हो जाने के बाद जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, कॉमन प्लूरल नाउन द पुअर, है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टूड अप टू करेंगे, सामने खड़े होंगे इस तानाशाही सरकार के, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के। अब ये बता दो, यहां पे जो डिप्राइव हुआ है कौन हुआ है, पुअर या राइट? सर पुअर डिप्राइव हुआ है। अगर सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है, जैसे यहां पे गांधी को नहीं पढ़ा गया था, गांधी ने लॉ को पढ़ा था, तो यहां पे राइट को पुअर ने नहीं डिप्राइव किया, राइट ने पुअर को डिप्राइव किया है। अगर राइट ने पुअर को डिप्राइव किया है तो यहां पे हैविंग का कोई काम नहीं है, यहां पे पैसिव आएगा हैविंग बीन। समझ गए मेरी बात को? डिप्राइव होने के बाद, करने के बाद नहीं, डिप्राइव होने के बाद राइट से पुअर ने डिसाइड किया कि सरकार के सामने खड़े होंगे। बस पैसिव और एक्टिव का कनेक्शन है इस बिन और बिना बिन वाले हैविंग में। अगर काम हो रहा हो सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे यहां डिप्राइव किया जा रहा हो तो बिन लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा हो, जैसे यहाँ पे पीपल ही लॉकडाउन को अंडरमाइन कर रहे थे, जैसे यहाँ गांधी जी ने ही लॉ को पढ़ा था, तो यहाँ पे बीच में बिन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। आई होप आपको ये छोटा सा क्विज है, अच्छे लेवल का बनाता हूँ, डिस्करेज मत होना, है ना। अच्छे लेवल का इसका मतलब क्या है? आपका लेवल में अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 4 में से अगर 1 नंबर भी आया तो डिस्करेज होने की बात नहीं है। बात यह है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन फिर करके दूं वर्ड्स को चेंज करके, तो आप फिर से सही करोगे या गलत करोगे, तो कोशिश करना।